एंड वेलकम टू ट्रिपल एस क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे, क्योंकि बहुत सारे दिनों से मुझे दिख रहा है कि स्टूडेंट्स जो है थोड़ा सा लीनियंट होते जा रहे हैं। एमसीक्यूज जो हम सीरीज़ लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए, थोड़ा सा उसमें व्यूज़ कम आ रहा है। इसका मतलब है स्टूडेंट्स कम देख रहे हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि एमसीक्यू सीरीज़ का मेन मकसद जो हमारा है वो खाली ये नहीं है कि आप लोगों का रिविजन हो जाए, बल्कि ये भी है अगर आपको कहीं पे कन्फ्यूजन्स वगैरह है तो आप हमसे पूछ लें। वो कन्फ्यूजन्स हम क्लियर करने के लिए आप लोगों के लिए हैं यहाँ पे। लेकिन एक बार हमने ये टॉपिक ख़त्म कर लिया, उसके बाद जब हम लास्ट टॉपिक पे पहुंच जाते हैं तब जाके आपको फिर इस टॉपिक के लेक्चर्स देखते हैं, तब जाके आपको कन्फ्यूजन्स क्रिएट होते हैं। उसके बाद हमारे लिए भी मुश्किल होता है, क्योंकि अभी हम इस टॉपिक के साथ कनेक्टेड हैं और आपके लिए भी बाद में मुश्किल होता है। तो प्लीज़ मेक श्योर जो ही हम एमसीक्यू सीरीज़ एटलीस्ट अगर आप दिन में 3-4 घंटे पढ़ते हैं, मुझे पता है आज जो है थोड़े से कामों में आप लोग बिजी हैं, मगर मेक श्योर कि आपका एग्ज़ाम जो है बहुत नज़दीक आ रहा है। आपको मेक श्योर करना होगा कि एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स आज भी आप पढ़ें, और उन 3 से 4 घंटे में आप आधा घंटा एटलीस्ट एमसीक्यू सेशंस को दें, ताकि आपका रिवीजन हो जाए हर एक टॉपिक का, और आपको पता चले कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आज हम कंप्यूटर मेमोरी पे ही एक और एमसीक्यू सेट लेके आए हैं। अगर आप लोगों को याद होगा, जब मैंने कंप्यूटर मेमोरी पढ़ाया था उसके बाद एक और लेक्चर मैंने लिया था जिसमें मेमोरी हायरार्की मैंने पढ़ाया था। तो मेमोरी हायरार्की में मैंने आपको बताया था कि क्या रहता है ऑर्डर ऑफ मेमोरीज ऑन द बेस ऑफ कॉस्ट, ऑन द बेस ऑफ साइज एंड स्पीड। उसी के रिलेटेड आज हम कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे, और कंप्यूटर मेमोरी के रिलेटेड और जो एमसीक्यूज़ जो हमारे पेंडिंग है वो हम आज डिस्कस करेंगे, ताकि कंप्यूटर मेमोरी में जो भी आपकी कन्फ्यूजन्स है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए चलते हैं हम पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 1 इज विच अमंग द गिवन मेमोरीज इज द फास्टेस्ट मेमोरी। आपके पास कुछ स्टोरेज दिए गए हैं, कुछ मेमोरीज दिए गए हैं। मैंने आपको बताया था कि मेमोरी और स्टोरेज जो है ये इंटरचेंजेबली हम इन वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं। तो कौन सी मेमोरी आपके पास फास्टेस्ट है? ऑप्शन ए इज ऑप्टिकल डिस्क्स, ऑप्शन बी इज रजिस्टर्स, ऑप्शन सी इज कैशे मेमोरी, ऑप्शन डी इज फ्लैश मेमोरी। अगर आप लोगों ने मेरा मेमोरी हायरार्की का जो लेक्चर देखा होगा तो आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसको अरेंज करने में। आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि फास्टेस्ट कौन है हमारी मेमोरी इनमें से। ठीक है, अगर आपने सिलेक्ट किया है तो मैं आपको बता दूं कि हमारी जो फास्टेस्ट मेमोरी है, सबसे टॉप पे जो हमने मेमोरी हायरार्की में दिया था वो था हमारे पास, रिमेंबर द नेम, रजिस्टर्स। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो टॉप पे हमारे पास रजिस्टर्स हैं, इट इज द फास्टेस्ट मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ 2 एंड पावर ऑफ 10 1 exabyte इज इक्वल टू 2 रेज्ड पावर एंड 10 रेज्ड पावर बाइट्स। आपने बताना है 2 रेज्ड पावर के टर्म्स में और 10 रेज्ड पावर के टर्म्स में कितने बाइट्स होता है 1 एक्साबाइट। ठीक है, मैंने आपको मेमोरी के सभी यूनिट्स पढ़ाए थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो मेमोरी यूनिट्स है किस तरह से जो हमारे पास साइजेस है वो कितने बाइट्स होते हैं इन टर्म्स ऑफ 2 रेज्ड पावर, इन टर्म्स ऑफ 10 रेज्ड पावर। ये क्वेश्चन बहुत बार इस तरह से पूछा गया है एसएसबी के द्वारा, इसलिए आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए। मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी किस तरह से इसको रिमेंबर करेंगे, आप लोग किस तरह से इसको मेमोराइज करेंगे, वो ट्रिक भी मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, चलिए आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज 60 यानी कि 2 रेज़ पावर 60 एंड 10 रेज़ पावर 18। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन बी 2 रेज़ पावर 70 एंड 10 रेज़ पावर 15। ऑप्शन सी इज 2 रेज़ पावर 60 एंड 10 रेज़ पावर 15। ऑप्शन डी इज 2 रेज़ पावर 50 एंड 10 रेज़ पावर 21। ठीक है, आपको बताना है यहाँ ऑप्शन, अगर आप क्वेश्चन अच्छी तरह से देखें, 2 रेज़ पावर कितना होता है, कितने बाइट्स होता है 1 एक्साबाइट, या 10 रेज़ पावर कितने बाइट्स होता है 1 एक्साबाइट। आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं। प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस क्वेश्चन में कोई गलती ना करें। जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी उस ट्रिक के लिहाज से देख के आप मुझे बताएं कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है। ठीक है, तब तक मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। सबसे टॉप पे हमारे पास आता है किलोबाइट, उसके बाद आता है हमारे पास मेगाबाइट, उसके बाद आता है हमारे पास गीगाबाइट, टेराबाइट। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। ठीक है, वो था पजी, PEZY, बिल गेट्स, PG। ठीक है, ये थे हमारे पास ट्रिक। तो मैंने आपको बताया था जो हमारे पास किलोबाइट होता है ये रहता है हमारे पास 10 रेज़्ड पावर 3 एंड, या हम इसको लिख सकते हैं 2 रेज़्ड पावर 10। ठीक है, 2 रेज़्ड पावर 10। ठीक है, इसी तरह से हम हर एक, यहाँ पे हमारे पास 10 रेज़्ड पावर 3 है, इसके बाद आगे हमारे पास आ जाएगा 10 रेज़्ड पावर 6 मेगाबाइट के लिए, और ये हमारे पास बनता है 2 रेज़्ड पावर 20 इन रेज़्ड पावर इन टर्म्स ऑफ
रेज़्ड पावर ऑफ 2, ठीक है। इसी तरह गीगाबाइट हमारे पास बन जाएगा 10 रेज़्ड पावर 9, और यहाँ से हमारे पास ये यहाँ हम इन टर्म्स ऑफ 2 बन जाएगा 2 रेज़्ड पावर 30। इसी तरह यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ 2 आपने 10-10 बढ़ाने हैं, और यहाँ हम आप क्या बढ़ाते हैं, इन टर्म्स ऑफ 10 आप यहाँ पे 3-3 बढ़ाते हैं पावर में। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे आपके पास बनता है ये 2 रेज़्ड पावर 60 और 10 रेज़्ड पावर 18। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ वहाँ एक बार उस लेक्चर को फिर से देखें। मेमोरी हायरार्की का जो हमने पार्ट 2 में लेक्चर दिया था, उसमें आपको ये सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, विच इज़ द हाईएस्ट यूनिट ऑफ द मेमोरी। तो हमारे पास हाईएस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी कौन सा है, ये मैंने ऑलरेडी आपको वहाँ पे बताया था। अभी हमने भी यहाँ पे भी जो ट्रिक आपको बताई थी, इसमें भी आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास जो हाईएस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी है वो कौन सा है। ऑप्शन ए इज योटोबाइट, ऑप्शन बी इज जोबाइट, ऑप्शन सी इज ब्रोंटोबाइट, ऑप्शन डी इज जेटाबाइट। तो कौन सा है, अगर आपको ट्रिक भी याद है तो वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कि इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। सेलेक्ट द ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जियोबाइट इज द हाईएस्ट यूनिट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इज डैश डैश मेमोरी रजिस्टर विच स्टोर्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। वो मेमोरी रजिस्टर, मैंने आपको रजिस्टर्स पढ़ाए थे जब हमने पहले कंप्यूटर स्टार्ट किया था, फंडामेंटल्स में ही मैंने आपको बताया था कि रजिस्टर्स हमारे पास एक ऐसी मेमोरी है जो प्रोसेसर को प्रोसेसिंग करने के लिए मदद करती है, ठीक है। इसलिए हमारे पास बहुत सारे रजिस्टर्स रहते हैं जहाँ पे ये प्रोसेसिंग के लिए हेल्प करते हैं प्रोसेसर को। तो हमारे पास जो प्रोसेसर के लिए रजिस्टर्स रहती हैं, उन रजिस्टर्स का अलग अलग नाम रहता है। उसमें से हमारे पास एक ऐसा रजिस्टर है जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, इसके बाद जो भी इंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसके बाद कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी उसका एड्रेस स्टोर कर रही है। उस मेमोरी रजिस्टर का नाम क्या है। ऑप्शन ए इज एक्यूमुलेटर, ऑप्शन बी इज प्रोग्राम काउंटर, ऑप्शन सी इज मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ऑप्शन डी इज मेमोरी डेटा रजिस्टर। क्योंकि हमारा लेवल हमने देखा कि एसएसबी लेवल बढ़ा रहा है, हमने एमसीक्यूज का लेवल थोड़ा सा बढ़ाना है, ठीक है। तो कौन सा रजिस्टर है जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर करता है, यानी कि नेक्स्ट जो भी चल रहा है इंस्ट्रक्शन, उसके बाद जिस इंस्ट्रक्शन को चलना है उसका एड्रेस स्टोर पहले से ही करता है, उस मेमोरी रजिस्टर का नाम क्या है। ऑप्शन ए इज एक्यूमुलेटर, ऑप्शन बी इज प्रोग्राम काउंटर, ऑप्शन सी इज मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ऑप्शन डी इज मेमोरी डेटा रजिस्टर। देखें मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन ए जो हमारे पास है एक्यूमुलेटर स्टोर करता है रिजल्ट्स। फॉर एग्जांपल आप ए प्लस बी करते हैं तो आपके पास जो रिजल्ट आता है वो एक्यूमुलेटर में स्टोर होता है। इसी तरह मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जो है ये अभी इंस्ट्रक्शन जो चल रही है उसका एड्रेस स्टोर करता है। मेमोरी डेटा रजिस्टर जो है जो इंस्ट्रक्शन पे भी काम चल रहा है उसका जो डेटा है वो मेमोरी डेटा रजिस्टर स्टोर करता है। लेकिन हमारे पास जो प्रोग्राम काउंटर है, पीसी जो है हमारे पास प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, ये स्टोर करता है एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। याद रखें, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, ठीक है। अभी आपको चारों रजिस्टर्स के बारे में पता चला, हमने ऑलरेडी ये पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी होता है एक हमारे पास, दूसरा रहता है सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। तो आपसे पूछा जाता है इनमें से डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी कौन सा है। ऑप्शन ए इज फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन बी इज ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्शन सी इज सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो इनमें से डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी कौन सी है। अगर आप लोगों को याद होगा, पहले तो आपको इसको डायरेक्ट यहाँ पे डायरेक्ट अपने जो करेक्ट ऑप्शन है उस पर टिक करनी चाहिए। लेकिन मैंने आपको बताया था हमारे पास एक मेमोरी रहती है जो सीक्वेंशियल एक्सेस में रहती है, वो रहता है हमारे पास मैग्नेटिक टेप्स। चाहे फ्लॉपी डिस्क्स हो, चाहे ऑप्टिकल डिस्क्स हो, या फिर एसएसडीज हो, हमारे पास ये तीनों मेमोरीज जो है ये सभी जो है ये डायरेक्ट एक्सेस मेमोरीज ही है। हमारे पास जो सीक्वेंशियल एक्सेस में एक्सेस होता है वो है हमारे पास मैग्नेटिक टेप्स, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, द स्टोरेज दैट कैन बी यूज्ड फॉर बोथ ऑफ द शेल्फ एंड ऑनलाइन पर्पस इज कॉल्ड एज। हमारे पास मेमोरी होता है या हम ऑफ द शेल्फ रखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास मैग्नेटिक टेप्स वगैरह जो रहते हैं, अगर उनमें डेटा स्टोर रखते हैं, या मैग्नेटिक डिस्क्स रहते हैं उसमें हम ऑप्टिकल डिस्क्स वगैरह उसमें डेटा स्टोर रखते हैं, उसके बाद कंप्यूटर से बाहर निकाल के उनको स्टोर रखते हैं ताकि उनको हम स्टोर रखें ऑफलाइन पर्पज़ के लिए। अगर ऑनलाइन रहते हैं उसमें थ्रेट रहता है कि कभी भी सिक्योरिटी ब्रीच हो सकता है। या हमारे पास कंप्यूटर में जो डायरेक्टली हार्ड डिस्क वगैरह है उसे हम ऑनलाइन मेमोरी कहते हैं, जो एक्सेसिबल होगा किसी भी हैकर वगैरह के लिए।
लेकिन हमारे पास एक ऐसा मेमोरी है जो हम ऑफलाइन पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और ऑनलाइन पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। उससे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इज़, मैंने आपको बताया था, अगर आप लोगों को याद है अपने लेक्चर में बताया था मैंने, मेमोरी हायरार्की में ही मैंने इसको क्लियर किया था। ऑप्शन ए इज़ ऑफलाइन स्टोरेज, ऑप्शन बी इज़ ऑनलाइन स्टोरेज, ऑप्शन सी इज़ नियर लाइन स्टोरेज, ऑप्शन डी इज़ ऑफ ऑन स्टोरेज। क्या कहते हैं ऐसे स्टोरेज को जो ऑफ द शेल्फ भी रख सकते हैं, यानी कि ऑफलाइन पर्पज़ के लिए भी रख सकते हैं और ऑनलाइन पर्पज़ के लिए भी रख सकते हैं। ऐसी मेमोरी या ऐसी स्टोरेज को हम क्या कहते हैं? ठीक है, अपने ऑप्शन अगर आपने सिलेक्ट किया है तो मैंने आपको बताया था जो ऑफलाइन पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं उसे हम ऑफलाइन स्टोरेज कहते हैं, जो ऑनलाइन कंप्यूटर के साथ ही अटैच रहते हैं उसे हम ऑनलाइन कहते हैं, लेकिन जो इन दोनों के बीच में जो कभी ऑनलाइन भी रह सकती है कभी ऑफलाइन भी रह सकती है उससे हम नियर लाइन स्टोरेज कहते हैं। इस टर्म को याद रखें, कभी भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, निबल इज इक्वल टू, हमारे पास जो निबल है ये कितने क्रम्स के बराबर होता है? ऑप्शन ए इज 4, ऑप्शन बी इज 2, ऑप्शन सी इज 8, ऑप्शन डी इज 1। निबल अगर आपको याद होगा तो निबल हमारे पास जो रहता है ये रहता है कितने बाइट्स के बराबर? ये रहता है, सॉरी कितने बिट्स के बराबर? ये रहता है 4 बिट्स के बराबर। ठीक है, तो क्रम जो हमारे पास रहता है, क्रम रहता है 2 बिट्स के बराबर। ठीक है, इसलिए निबल जो होता है वो कितने क्रम्स रहता है? आप लोग खुद ही सिलेक्ट करें। इट्स इक्वल टू 2 क्रम्स। 2 क्रम्स इज इक्वल टू 1 निबल, क्योंकि निबल में 4 बिट्स रहते हैं और क्रम में 2 बिट्स रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था पिछले दिनों जब एग्जाम था हेल्थ एजुकेटर का, वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस रैम? स्टैटिक रैम जो होता है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, इनमें से कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है जो मिलते हैं स्टैटिक रैम के कैरेक्टरिस्टिक्स से? ऑप्शन ए इज बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ transistors and capacitors, option B is less consumption of power, option C is more clear and more consumption of power, option D is cheap but slow memory। ठीक है, स्टैटिक रैम की यहाँ पे बात चल रही है, तो मैंने आपको बताया था कि स्टैटिक रैम में क्या यूज़ होते हैं। अगर आप लोगों को याद होगा तो स्टैटिक रैम में यूज़ होते हैं फ्लिप फ्लॉप्स, लैच, जहाँ पे लॉक होता है, एक बार हमारे पास जो मेमोरी रहता है वो लॉक होता है, उसमें बिट जो जाता है वो बिट उसमें लॉक हो जाता है, इसलिए उसको बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो पहला ऑप्शन हमारे पास गलत है। ठीक है, दूसरा लेस पावर कंजप्शन, नहीं, इसमें पावर कंजप्शन ज़्यादा है। ऑप्शन डी हमारे पास जो है वो है चीप बट स्लो, नहीं ये चीप नहीं है, बिल्कुल महंगा पड़ता है फ्लिप फ्लॉप्स। और हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मोर क्लियर एंड मोर कंजप्शन ऑफ पावर। ठीक है, ये क्लियर रहता है क्योंकि इसमें स्टैटिक रैम रहता है, ये इसमें स्टैटिक रहता है, हमारे पास जो स्टोरेज रहता है, और इसमें कंजप्शन ऑफ पावर जो है वो ज़्यादा रहता है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट अबाउट द कैशे मेमोरी? कैशे मेमोरी जो हमारे पास है उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए इज कैशे मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर डेटा टेम्परेरीली, ऑप्शन बी इज इट होल्ड्स that program which, sorry and नहीं है यहाँ पे, that program which has to be executed within a short period of time, option C it consumes less access time as compared to the RAM, option D all are correct। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कैशे मेमोरी के रिलेटेड करेक्ट नहीं है? यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है कैशे मेमोरी का वो स्टेटमेंट आपने बताना है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने अपना ऑप्शन सेलेक्ट किया है, कैशे मेमोरी जो है ये टेम्परेरी पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए इसको कभी कभी बफर मेमोरी भी कहते हैं। इट होल्ड्स दैट द प्रोग्राम विच हैज़ टू बी एग्जीक्यूटेड विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। बिल्कुल सही बात, जो जल्दी एग्जीक्यूट होने वाला होगा उसी प्रोग्राम को ये जो है इसी प्रोग्राम को ये होल्ड करता है। ऑप्शन सी इज इट कंज्यूम्स लेस एक्सेस टाइम एज कम्पेयर टू रैम। बिल्कुल रैम से कम इसका एक्सेस टाइम है, इसीलिए ये रैम, ये हमारे पास में रैम और ये सीपीयू जो है इसके दरमियान रहता है, ताकि वो जो इनका एक्सेस टाइम है वो मैच हो जाए। करेक्ट है थर्ड स्टेटमेंट, इसलिए हमारे पास जो स्टेटमेंट्स है ऑल आर करेक्ट, सभी स्टेटमेंट्स कैशे मेमोरी के रिलेटेड करेक्ट है। अगर आप कैशे मेमोरी के कैरेक्टरिस्टिक्स भी याद रखना चाहते हैं तो यही है कैशे मेमोरी के कैरेक्टरिस्टिक्स, इनको आप याद रख सकते हैं इस एमसीक्यू से। क्वेश्चन नंबर 10 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, विच प्रोसेस इज यूज्ड टू मैप लॉजिकल एड्रेसेस ऑफ वेरिएबल लेंथ ऑन फिजिकल मेमोरी? हमारे पास वेरिएबल लेंथ के जो मेमोरी स्लॉट्स रहते हैं, मेमोरी ब्लॉक्स रहते हैं, उसको किस तरह से मैप करते हैं? ऑप्शन ए इज पेजिंग, ऑप्शन बी इज ओवरलेज, ऑप्शन सी इज सेगमेंटेशन, ऑप्शन डी इज पेजिंग विद सेगमेंटेशन।
क्या कहते हैं उस प्रोसेस को जिसमें हम लॉजिकली मैप करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो फिजिकल मैपिंग होती है वो लॉजिकल मैपिंग से बिल्कुल अलग होती है। ठीक है, तो फिजिकल मैपिंग में अगर हमारे पास कुछ मेमोरी स्लॉट्स होंगे, अगर हम वेरिएबल लेंथ के फिजिकल मेमोरी स्लॉट्स बनाएंगे, उसके लिए कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल होता है। पहले मैं आपको बता दूं, अगर वेरिएबल लेंथ के लिए नहीं होंगे बल्कि सेम लेंथ के होंगे, सिमिलर लेंथ के होंगे, तो तब हमारे पास पेजिंग होता है। लेकिन वेरिएबल लेंथ के लिए हम प्रोसेस कौन सा इस्तेमाल करते हैं, उससे हम कहते हैं ऑप्शन सी, सेगमेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 11 पे चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, डैश डैश ट्रांसफर्स डेटा बिटवीन प्रोसेसर एंड द मेमोरी। मेमोरी और प्रोसेसर के दरमियान एक ये जो हमारे पास मेन मेमोरी रहती है और प्रोसेसर के दरमियान एक मेमोरी रहती है जो डेटा को ट्रांसफ़र करती है एक दूसरी जगह से दूसरी जगह तक, यानी कि प्रोसेसर और मेमोरी के दरमियान ट्रांसफ़र करती है डेटा। उस मेमोरी को क्या कहते हैं। देखिए, ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, अक्सर बच्चे इसमें गलती कर बैठते हैं। ऑप्शन ए इज़ कैशे, ऑप्शन बी इज़ रैम, ऑप्शन सी इज़ बफर, ऑप्शन डी इज़ रजिस्टर्स। ठीक है, तो कौन सी मेमोरी है जो प्रोसेसर और मेमोरी के दरमियान जो है डेटा को ट्रांसफ़र करती है, ऐसी मेमोरी को हम क्या कहते हैं। बहुत सारे बच्चे इसमें कैशे मेमोरी को यूज़ करेंगे, लेकिन कैशे मेमोरी नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये जो हमारे पास सीपीयू रहता है, इसके साथ जो अटैच मेमोरी रहता है उससे हम कहते हैं रजिस्टर्स। ठीक है, रजिस्टर्स। और कभी कभी जो कैशे मेमोरी है, कैशे मेमोरी इंक्लूडिंग कैशे मेमोरी एंड अदर मेमोरी, यानी कि रैम वगैरह जो हमारे पास है, इसको कभी कभी हम सभी मेमोरीज को मेन मेमोरी में ही कंसिडर करते हैं। और ये जो हमारे पास रजिस्टर्स है ना, यही रजिस्टर्स करते हैं डेटा ट्रांसफर बिटवीन प्रोसेसर, क्योंकि प्रोसेसर के बहुत नज़दीक जो रजिस्टर्स रहते हैं। मैंने आपको बताया कि प्रोसेसर जिन रजिस्टर्स की वजह से प्रोसेसिंग करना जो पॉसिबल होता है, वो रजिस्टर्स या इसी मेमोरी की वजह से प्रोसेसर जो है प्रोसेसिंग करना जो है इसके लिए पॉसिबल होता है। ऐसी मेमोरी को हम कहते हैं रजिस्टर्स, जो मेमोरी और प्रोसेसर के दरमियान डेटा को मेनली असल तरीके से ट्रांसफर करता है, उसे हम कहते हैं रजिस्टर्स। याद रखें, ये कंफ्यूजिंग भी हो सकता है ये क्वेश्चन कभी कभी। अगर रजिस्टर्स और कैशे होगा तो आप रजिस्टर्स पे वहां पे टिक करेंगे, ना कि कैशे पे। अगर रजिस्टर्स नहीं होगा, कैशे होगा, तब आप कैशे पे टिक करेंगे वहां पे। ठीक है, इस चीज को याद रखें। क्वेश्चन नंबर 12 पे हम चले जाते हैं। आखिरी क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच कंप्यूटर मेमोरी चिप allows simultaneously both read and write operations। ऐसी कौन सी मेमोरी चिप है हमारे पास, ऐसी कौन सी कंप्यूटर मेमोरी चिप है जो अलो करती है रीड ऑपरेशन भी और राइट ऑपरेशन भी, रीड ऑपरेशन भी और राइट ऑपरेशन भी। ऐसी कौन सी मेमोरी है। ऑप्शन ए इज रोम, ऑप्शन बी इज रैम, ऑप्शन सी इज ईपी रोम, ऑप्शन डी इज प्रोम। मैं आपको यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। ये जो हमारे पास ई प्रोम होता है, ई प्रोम ही को कभी कभी यूवी प्रोम कहते हैं, अल्ट्रावायलेट, क्योंकि अल्ट्रावायलेट जो है हमारे पास ये कैटेगरी मानी जाती है ई प्रोम की ही, इसलिए कभी कभी ई प्रोम और यूवी प्रोम जो होता है अल्ट्रावायलेट प्रोम, ये कभी कभी एक ही मेमोरी मानी जाती है। ठीक है, इस चीज़ को आप यहाँ पे याद रखें। तो क्वेश्चन पूछा गया है, कंप्यूटर मेमोरी चिप जो साइमल्टेनियसली रीड और राइट ऑपरेशन अलो करता है, वो कौन सी मेमोरी चिप है हमारे पास। सो द करेक्ट ऑप्शन देखिए, रोम जो हमारे पास है, रीड ओनली मेमोरी, ये आपको नाम से ही पता चलता है। यहाँ हर एक मेमोरी जो है इसमें रोम है, इसका मतलब ये सभी रीड ओनली मेमोरीज है। हमारे पास अगर कोई ऐसी मेमोरी है जो रीडेबल भी है और राइटेबल भी है, वो है हमारे पास रैम, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये थे हमारे पास आज के 12 क्वेश्चन। इसके साथ ही हमारा मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी का टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कौन से टॉपिक पे हम जो है आपके लिए एमसीक्यू सेट लेके आएंगे, उसके लिए आपको पहले से इंटीमेट किया जाएगा। यही से आपसे इजाज़त लेते हैं। प्लीज़ मेक श्योर अपने दोस्तों से भी कहें, आप लोग जो है एमसीक्यू सेट को मिस ना करें, चाहे कुछ भी हो, एटलीस्ट आप हर रोज़ जो है एमसीक्यू सेट देखें, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। और ये जो हम यहाँ पे आपके लिए एमसीक्यूज लेके आ रहे हैं, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, हम इसी टाइम इसको कन्फ्यूजन को क्लियर करें। ठीक है, चलिए इजाज़त लेते हैं आपसे। अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें। बाय।